जो एविडेंस की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि आखिर सबूत और साबित, साक्ष्य और साबित, इसमें क्या फर्क होता है। अक्सर करके यही बात समझ में नहीं आती। पूरा मालूम पड़ा, एविडेंस पड़ गए और सबूत और साबित, इसका कोई फर्क ही नहीं मालूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तुम सबूत और साबित इसे समझ लें। सबूत का मतलब होता है वो तथ्य जिसके द्वारा आप किसी तथ्य को अस्तित्व में होने का विश्वास ही किसी को दिलाना चाह रहे हो। सबूत का मतलब तो वो तथ्य हुआ और साबित उसका प्रभाव है। सबूत अलग बात है और साबित अलग बात है। समस्या ये है कि न्यायालय के समक्ष जब भी मामला जाएगा, वो मामला दीवानी हो, वो मामला आपराधिक हो या वो मामला राजस्व संबंधी हो, जब तक न्यायालय के समक्ष कुछ तथ्यों को साबित न किया जाए, तब तक न्यायालय एक या दूसरे व्यक्ति के पक्ष में निर्णय ये नहीं दे सकता। उन तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में ही पक्षकारों के बीच विवाद है। एक पक्ष कहता है मकान मेरा है, दूसरा पक्ष कहता है मकान मेरा है। मकान स्वयं ये गवाही दे नहीं सकता कि मकान किसका है। मकान की ईंटों पर यह लिखा नहीं है जिसे खोद कर देख लिया जाए कि वो किसका है, और न्यायालय को निर्णय देना है कि मकान किसका है। समस्या है, एक कहता है इन्होंने कत्ल किया, दूसरा कहता है हमने कुछ नहीं किया। न हम इसे झूठ कर मानकर चल सकते हैं और न हम उसे झूठ मानकर चल सकते हैं। कत्ल के समय न न्यायाधीश उपस्थित थे और न ही वे अधिवक्ता जो पक्षों का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। जो पक्ष मौके पर उपस्थित होने का दावा करते हैं वे इधर के भी झूठ हो सकते हैं और उधर के भी झूठ ये हो सकते हैं। जब तक ये तय न हो जाए कि किसी ने किसी को मारा, तब तक जो मारने के लिए आरोपित है उसको किसी प्रकार के दंड के दायित्व के अधीन करना यह अनुचित और अन्याय है। तो समस्या यह है कि पक्षकार जिन अधिकारों की मांग कर रहे हैं, यह पक्षकार जिस दायित्व के उत्पन्न होने और दायित्व के प्रवर्तन की मांग कर रहे हैं, उस दायित्व को उत्पन्न किया जाए या न किया जाए। यह पक्षकार जिस अधिकार की मांग कर रहे हैं, यह पक्षकार दूसरे में जिस प्रकार की डिसएबिलिटी इसे पैदा करने की मांग कर रहे हैं, घोषित कर रही दिवालिया है, क्योंकि दिवालिया घोषित होते ही वो सर्टेन टाइप की डिसएबिलिटी इसके अधीन आ जाएगा। चुनाव नहीं लड़ पाएगा, व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ निश्चित प्रकार की निर्योग्यताएं, अयोग्यताएं ये उसके अंदर पैदा हुई और उनके कारण वो समाज के सामान्य व्यक्तियों की तरह दिखेगा जरूर, लेकिन कानून की निगाह में वो समाज के सामान्य व्यक्तियों की तरह बचेगा नहीं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको ऐसे ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आखिर किसी को उन नागरिक अधिकारों से वंचित कर देने की बात है जिनका उपभोग अन्य नागरिक कर रहे हैं, तो आवश्यक हो जाता है कि यह तथ्य स्थापित हो न्यायालय के समक्ष कि आखिर
जिस व्यक्ति के दिवालिया हो जाने का कथन ये आप कर रहे हो, उसकी वाकई जो देनदारी है वो इतनी बढ़ गई कि उसकी जो कुल लेनदारी है उससे कहीं ज्यादा है। उसकी समस्त देनदारियां, ठीक है, योग में उस लेनदारी से अधिक जो उसे लेनदारी के तौर पर प्राप्त होगा। यानी है तो 1000 रुपए और देने हैं 1500, तो किसी भी दशा में वह अपने सारे लेनदारों को संतुष्ट नहीं कर सकता। अब यह कहा जाए कि वो दिवालिया है, लेकिन इस तथ्य की जांच होनी चाहिए, क्योंकि दिवालिया घोषित होते ही वह निश्चित प्रकार की निर्योग्यताओं इसके अधीन आ जाएगा। ये तो ठीक है कि उसके जो लेनदार हैं वे अपनी लेनदारी के लिए उसे दुखी नहीं कर पाएंगे एक बार दिवालिया घोषित होते, ये बिल्कुल ठीक है। उसके लेनदारों में आनुपातिक वितरण उसकी संपत्ति का कर दिया जाएगा और वह दायित्व से उन्मोचित उनके प्रति यह मान लिया जाएगा। अब इसके खिलाफ रोज रोज कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये उन्मुक्ति, ठीक है, ये प्रिविलेज उसे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं होगा। इसकी भारी कीमत उसे चुकानी होगी। फिर वो प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे कानून की निगाह में अवयस्क विकृत चित्त ये निश्चित प्रकार के अधिकारों के धारक नहीं हो सकते, ऐसे ये दिवालिया ये भी निश्चित प्रकार के अधिकारों का धारक नहीं हो पाएगा। ये प्राकृतिक व्यक्ति रहेगा, लेकिन कानून की नजर में ये विधिक व्यक्तित्व तो खो देगा। लीगल पर्सनालिटी अलग बात है और नेचुरल पर्सनालिटी अलग बात है। लीगल पर्सनालिटी आपके पास हो और आप नेचुरल पर्सनालिटी न हो, यह संभव है। कंपनी लीगल पर्सनालिटी है लेकिन नेचुरल पर्सनालिटी नहीं है। आप नेचुरल पर्सनालिटी हो और लीगल पर्सनालिटी न हो, यह भी संभव है। अवयस्क है, विकृत चित्त है, दिवालिया है, ये सब नेचुरल पर्सनालिटी है, लेकिन ये लीगल पर्सनालिटी नहीं है। हां, ये ठीक है कि सामान्यतः लीगल पर्सनालिटी और नेचुरल पर्सनालिटी एक ही होती है, लेकिन फिर भी ये संभव है कि व्यक्ति लीगल पर्सनालिटी हो और नेचुरल पर्सनालिटी न हो। एक विकृत चित्त कानून की निगाह में आदमी तो होगा, लेकिन ऐसा आदमी नहीं होगा जो विधिक अधिकारों को धारण कर सके। इसलिए लोग कह देंगे ये पागल है। पैसे के लिए दुनिया और समाज में क्या नहीं हो रहा, लोग बड़ी आसानी से साबित कर देंगे कि पागल है और उसके संरक्षक, ठीक है, इसकी हैसियत को धारण करके उसकी सारी संपत्ति, ठीक है, ये हड़प कर जाएंगे और मालूम पड़ेगा वो विकृत चित्त होगा भी नहीं। वो विकृत चित्त होगा और कोई भला आदमी उसका संरक्षक नियुक्त होकर उसकी संपत्ति की सुरक्षा न कर ले, इसके लिए उसे विकृत चित्त डिक्लेयर ही नहीं कराएंगे और वो स्वयं अपनी संपत्ति का मालिक बना रहेगा अन्य व्यक्तियों की तरह, और उसकी जो चित्त की अवस्था है उसका लाभ उठाकर उसकी समस्त संपत्ति को हड़प जाएंगे। ठीक है, दोनों ही दशाएं खराब हैं। तय ये होना है कि वो विकृत चित्त है या विकृत चित्त नहीं है, तय ये होना है। डॉक्टर, उसकी नजर में विकृत चित्तता अलग ढंग की है और वकील उसकी नजर में विकृत चित्तता अलग ढंग की है। विकृत चित्त आप हो सकते हैं डॉक्टर की नजर में यदि आप विषयों पर एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह विचार करने की क्षमता से हीन हैं, तो आप डॉक्टर की नजर में विकृत चित्त हैं।
एक वकील की नजर में विकृत तो तब तक नहीं है जब तक आप अपने अधिकारों, ठीक है, इनकी समझ, आपके अधिकार क्या है इसकी समझ रखने में समर्थ हैं। तो भले ही आप किसी विषय पर विचार करने के योग्य नहीं भी हैं, तो भी आप वकील की नजर में स्वस्थ चित्त, आपको अपनी संपत्ति धारण करने का हक है। ठीक से विचार न कर पाना विषयों पर, यह समाज के अधिसंख्य लोगों में मिल सकता है, लेकिन वे सारे अधिसंख्य लोग अपने विचारों, अपने अधिकारों के प्रति ये गैर जानकारों, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो कानून के जो लोग हैं उनके सामने समस्या है कि उनके सामने दो पक्ष होंगे और दोनों पक्ष विरोधी बातें कहते होंगे, दोनों पक्ष एक मत नहीं होंगे, दोनों पक्ष अलग अलग ढंग की बात कर रहे होंगे और न्यायालय को सत्य बताने को कोई राजी नहीं होगा। और फिर भी न्यायालय को सत्यान्वेषण ये करना है, ठीक है। उसके समक्ष जो तथ्य रखे जाएंगे उनकी सहायता से ही उसे सत्यान्वेषण करना है, ठीक है। तो वे तथ्य जो उस सत्य का प्रतिबिंब बनकर न्यायालय के सामने आएंगे, उन्हीं तथ्यों को साक्ष्य कहा गया है। और चूंकि वे सत्य को साबित करने का सामर्थ्य रखेंगे, वे सत्य को न्यायालय के समक्ष ले आने का सामर्थ्य रखेंगे, इसलिए उस सत्य का उन्हें सुसंगत तथ्य कहा जाएगा। वे उस तथ्य के सुसंगत तथ्य हैं, ठीक है। और वो सत्य जब साबित होकर आएगा तो वे तथ्य साबित हुए ये कहा जाएगा, यानी तथ्य, ठीक है, ये साक्ष्य है। और इन तथ्यों का जो प्रभाव होगा उसे हम साबित ये कहते हैं। तो शुरुआत जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की करें तो सबसे पहले हमें साक्ष्य क्या है इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अंदर बढ़ते चले जाएंगे हम सेक्शंस में, बहुत बड़ा एविडेंस ही समझ में नहीं आ रहा, साक्ष्य ही समझ में नहीं आ रहा। इसी बात में लगातार भ्रम में बने हुए हैं कि क्या सबूत और साबित, साक्ष्य और साबित ये एक ही चीज है, ये अलग अलग बात है। देखिए, साक्ष्य मीनिंग दे रहा है तथ्य, ठीक है। और तथ्य ये क्या है, ये अभी डेफिनेशन क्लास में हम लोग देखेंगे, बताएगा तथ्य क्या है, ठीक है। लेकिन साक्ष्य का मतलब हुआ तथ्य, और वो जिस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उस प्रभाव को साबित ये कहा जाता है। जब वे तथ्य क्या करते हैं, उन तथ्यों की स्थापना कर देते हैं जिन तथ्यों के आधार पर किसी अधिकार को उत्पन्न होना है या किसी दायित्व को उत्पन्न होना है, ठीक है। तो उन तथ्यों का साक्ष्य ये तथ्य कहलाता है, क्योंकि इनके स्थापित हो जाने का प्रभाव ये होगा कि वे तथ्य जिनके माध्यम से अधिकारों की स्थापना होनी है वे अस्तित्व में रहे हैं, ये मान लिया जाएगा। और ये मान लिया जाएगा कि चीजें साबित हो गई, और जब साबित हो गई तो सीधी सी बात। अच्छा, कोई भी तथ्य, आप प्रश्न ये है पक्षकारों के मध्य कि क्या एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रति सावधानी का कोई कर्तव्य रखता था और क्या उसने उसको भंग किया। एक पक्ष कहेगा हमारा सावधानी का कोई कर्तव्य नहीं था, और अगर था तो हमने उसे भंग नहीं किया। और जब तक ये साबित नहीं होता, ठीक है, चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। एक पक्ष कहता है कि मिस्टर ए ने बी का कत्ल किया, और वो दूसरा कहता है कि हमने कत्ल नहीं किया। दोनों में से कोई भी सत्य बताएगा नहीं न्यायालय को, ठीक है। अब कत्ल एक परिणाम है,
जो अभी तक धारा 300 आईपीसी में जो वर्णित है, यह साबित होना चाहिए कि जो मार डालने के लिए आरोपित थे, इसके द्वारा जानबूझकर, ठीक है, और आप जानबूझकर कोई काम कर रहे हो, यह कब कहा जाए? क्योंकि आप तो यह भी नहीं बताओगे कि आप जानबूझकर काम कर रहे थे या नहीं। तो फिर हमें यह देखना पड़ेगा कि जब जानबूझकर लोग काम करते हैं तो वे किस तरह काम करते हैं। आप एक स्वस्थ चित्त मनुष्य हो, आपने तलवार उठाई और उसकी गर्दन पर मार दी। आप कहते हो हमने जानबूझकर उसका कत्ल नहीं किया। आप कहते हो हम तो ये देख रहे थे कि तलवार की धार ये ठीक है या नहीं। अब आपके इस तर्क को कौन स्वीकार करेगा? दुनिया में तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तलवार की धार को चेक करने का सामान्य तरीका नहीं है। आप बेवकूफ बना रहे। तो अगर इन तथ्यों को स्थापित किया जाए कि आप एक स्वस्थ चित्त मनुष्य हो, आपने बिना किसी आवश्यकता की तलवार उठाई और आपने उसकी गर्दन पर चला दी, तो यह अपने आप स्थापित हो गया। इन तथ्यों का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना इस प्रभाव को उत्पन्न कर देगा कि आपने जानबूझकर ए पर प्राणघातक प्रहार किया। ठीक है, यह तथ्य है कि आपने तलवार उठाई, आप एक स्वस्थ चित्त मनुष्य हो, ठीक है, और इसे स्थापित करना कोई कठिन बात नहीं। इसे स्थापित करना, क्योंकि अच्छा फिर चीजें जो समाज में घटित हो रहे हैं, उनके अभिलेख, उनके रिकॉर्ड ये तैयार होते हैं। कुछ चीजों का रिकॉर्ड ये आपके दिमाग में तैयार होता है, और जो तथ्य आप जानबूझकर उत्पन्न करते हो, ठीक है, कई बार उन तथ्यों का रिकॉर्ड आप दस्तावेजी तौर पर ये भी तैयार कर लेते हो। जैसे संविदा आपने जानबूझकर किया, पक्षकारों ने कांटेक्ट परस्पर जानबूझकर किया। अब जब जानबूझकर किया, ठीक है, तो कांटेक्ट का होना साबित किया जा सके, इस प्रयोजन से वे उस कांटेक्ट का किया जाना एक दस्तावेज इस पर भी उतार सकते हैं। लेकिन अगर पक्षकारों ने जानबूझकर तथ्यों को उत्पन्न नहीं किया है, या पक्षकारों ने ऐसे तथ्यों को जानबूझकर उत्पन्न किया है जिनका लोगों की जानकारी में आना वे समुचित नहीं मानते, तो उसका कोई दस्तावेज भी तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, उसका तो अच्छा यह भी हो सकता है कि जब वो ये चाहते कि हमारे द्वारा इन तथ्यों का उत्पन्न किया जाना किसी की जानकारी में ना आए, जैसे आप चाहते हैं हम बीड़ी पिए लेकिन जाने कोई ना, तो आप तो छुप कर पिएंगे, ये देख कर पिएंगे कि वहां कोई ना हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किन्हीं भी तथ्यों का होना, ठीक है, हम साबित करना चाहते हैं, तो हमें यह जिद छोड़नी होगी कि उन तथ्यों का उत्पन्न होना दस्तावेज के तौर पर अभिलिखित यही हो, अन्यथा हम उन तथ्यों के उत्पन्न होने की बात स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिद हमें छोड़नी ही होगी, अन्यथा यह संभव नहीं है कि हर प्रकार के तथ्य उत्पन्न हुए थे, इन बातों को साबित किया जाए। कैसे साबित कर सकेंगे? कोई नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जब साक्ष्य अधिनियम हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे, साक्ष्य, अभी हम बड़ी इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं,
और इंट्रोडक्टरी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इंट्रोडक्टरी बात हम नहीं समझेंगे तो हम सुसंगत तथ्य हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन शब्दों को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। हम वही पढ़े लिखों की मूर्खता उसे लिए घूमेंगे और हमेशा ये कहते रहेंगे कि सबूत क्या है। आपको सबूत समझ में ही नहीं आएगा जीवन में। कि ठीक है, सबूत का मतलब है तथ्य, और साबित का मतलब है सबूत जिस प्रभाव को उत्पन्न कर रहा है वो प्रभाव। अगर यह साबित किया गया कि तुम्हारे मुंह से बीड़ी की महक आ रही थी, अगर यह साबित किया गया कि तुमने बीड़ी खरीदी थी, अगर यह साबित किया गया कि जहां तुम खड़े थे वहां से बीड़ी का धुआं निकल रहा था, तो भले ही तुम्हें किसी ने प्रत्यक्ष बीड़ी पीते नहीं देखा, यह स्थापित हो चुका है कि तुम बीड़ी पी रहे थे। बीड़ी तुम छुपकर पी रहे थे उसका, ठीक है, पीना आपने किसी दस्तावेज पर उल्लिखित नहीं किया, क्योंकि तुम चाहते ही नहीं थे कि बीड़ी पीने की घटना किसी के द्वारा देखी जाए। लेकिन फिर भी यदि आवश्यकता पड़े तो आपके द्वारा बीड़ी पिए जाने को साबित और स्थापित यह किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि साक्ष्य इसका मतलब होगा तथ्य, और साबित इसका मतलब होगा वो तथ्य जिस परिणाम को उत्पन्न करेगा वो परिणाम, ठीक है। और ये तथ्य, ठीक है, साबित दो तरह से किया जाएगा, ठीक है। यानी ये तथ्य, ठीक है, न्यायालय के समक्ष, ठीक है, दो प्रकार से ये रखा जाएगा। यदि ये तथ्य अस्तित्व में आना किसी दस्तावेज में उल्लिखित ये हुआ है तो उस दस्तावेज के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, ठीक है। और तब यह तथ्य, क्योंकि इसका रिकॉर्ड दस्तावेज के तौर पर, ठीक है, ये संरक्षित और सुरक्षित हो गया है, इसलिए इसको हम दस्तावेजी साक्ष्य ये कहेंगे। और जब इसका उत्पन्न होना, ठीक है, मानवीय मस्तिष्क उसमें रिकॉर्ड होगा, तब ये मौखिक साक्ष्य, क्योंकि वो आदमी आकर बताएगा। आप कहेंगे आदमी झूठ बोल रहा तो वो तुम्हारे खिलाफ की झूठ क्यों बोल रहा, ठीक है। ये भी मानवीय अनुभव और ज्ञान का विषय है कि कोई भी अनावश्यक झूठ नहीं बोलता, आवश्यक झूठ बोलता है, ठीक है। आप कोई वजह बताइए कि वो आपके लिए कह रहा है कि तुम चोर हो, क्यों कह रहा है, ठीक है। दुनिया की 1 अरब जनसंख्या वो तुम्ही को चोर कह रहा है, ठीक है, इसकी तो कोई वजह नहीं हो सकती, और हो तो आप बता दो, क्योंकि सबूत का आगे जब हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो साक्ष्य का अवसर तो दोनों के पास रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, मानवीय मस्तिष्क में तथ्यों का संग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से भी हो सकता है कि उन्होंने चीजों को प्रत्यक्ष घटते देखा हो, ठीक है, तो वो अपने मस्तिष्क में जो चीजें रिकॉर्ड हो गई उन्हें न्यायालय में आकर उन तथ्यों, ठीक है, उन तथ्यों के बारे में अपनी स्मृति के आधार पर वक्तव्य और नरेशन ये दे दें। तो ऐसी दशा में जो नरेशन उनके द्वारा दिया जाएगा उस नरेशन को क्या कहेंगे, उन तथ्यों का प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस, वो डायरेक्ट एविडेंस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वे स्वयं उन तथ्यों को देख रहे हैं और स्वयं साक्ष्य दे रहे हैं, ठीक है। तो तथ्यों का वो प्रत्यक्ष साक्ष्य हुआ, और अगर ऐसा तभी हो पाएगा जब तथ्य जानबूझकर पक्षकारों द्वारा उत्पन्न किए गए। अगर पक्षकारों ने जानबूझकर उन तथ्यों को उत्पन्न नहीं किया या जानबूझकर उत्पन्न किया है लेकिन पक्षकार ये चाहते हैं कि उनकी सूचना किसी को न जाए, तो पक्षकार छुपकर उन तथ्यों को उत्पन्न करेंगे। तो जब छुपकर उत्पन्न करेंगे तो उन तथ्यों का, जिन
को साबित किया जाना है, प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना कठिन हो जाएगा, क्योंकि छुपकर किए गए, हत्या छुपकर की गई। अब हत्या करते तो किसी ने नहीं देखा, जब छुपकर की गई तो कहां से आ जाएगा? ठीक है, तो हत्या यानी व्यक्ति की मृत्यु, इससे पहले बहुत कुछ हुआ होगा। मृतक को मारने वाले के द्वारा उस स्थान पर ले जाया गया होगा, या कहीं तो ले जाया गया होगा, और कोई किसी की हत्या यूं ही नहीं कर देता, कोई तो कारण रहा होगा। ठीक है, मृतक हत्यारे के साथ बड़ी आसानी से चला गया हो, बिना कोई प्रतिरोध किए। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि हत्यारे के पास ऐसा कोई अवसर ये जरूर रहा होगा जिसकी वजह से मृतक ने उसके साथ जाना जरूरी समझा होगा, या उसने उसका विश्वास किया होगा, कुछ तो होगा। तो फिर इन तथ्यों का साक्ष्य देकर भी न्यायालय के समक्ष मामलों को साबित किया जा सकता है। यानी दो प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं मोटे तौर पर। एक, जब आप तथ्यों का होते देखते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब हम साक्ष्य अधिनियम की शुरुआत करें तो कुछ चीजों को अपने दिमाग में रखें। ठीक है, कि साक्ष्य और साबित ये अलग अलग चीजें, ये एक जैसी चीजें नहीं। ठीक है, साक्ष्य ये अलग बात है और साबित ये अलग बात है। साबित प्रभाव को कहते हैं और साक्ष्य उन तथ्यों को कहते हैं जो उस प्रभाव को उत्पन्न करेंगे। अब हम लोग सीधे सीधे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रवेश करते हैं। जो तथ्य, ठीक है, मामलों को साबित कर सकते हैं, जिन तथ्यों की सहायता से हम मामलों को साबित करेंगे, उन तथ्यों को, ठीक है, वर्णित करना, उनकी व्याख्या करना, उनकी परिभाषा करना, ये जरूरी है। उस तरीके की व्याख्या करना जिस तरह वो न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे, ठीक है, उस तरीके की व्याख्या करना ये भी जरूरी है। इसलिए कोडिफाइड लॉ के तौर पर एविडेंस एक्ट ये सामने रखा जाता है और उद्देशिका किसी भी अधिनियम की जो होती है वो उद्देशिका ये बताती है, प्रियम्बल, कि संबंधित अधिनियम क्यों पारित हो, जरूरत क्या है किसी भी अधिनियम को पारित करने की। क्योंकि विधायिका कोई खाली नहीं बैठी जो किसी भी अधिनियम को सिर्फ इसलिए पारित कर दे कि उसे समय यह व्यतीत करना है। विधायिका के बारे में माना गया कि वो एक बहुत बिजी बॉडी है, उसके पास बहुत काम है, उसने अधिनियम बनाया तो कोई आवश्यकता रही होगी। पुराना साक्ष्य अधिनियम था 1872 का, जरूरत क्या है इसको 2024 में फिर से इनेक्ट करने की। 1872 की प्रियम्बल देखिए तो वो कहता है साक्ष्य से संबंधित विधि को समय के संशोधित और परिभाषित करने के लिए अधिनियम। वो लिखता है ये समीचीन है, ये इट इज एक्सपीडियंट, ये समीचीन है कि साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित किया जाए, संशोधित किया जाए, परिभाषित किया जाए। इसलिए 1872 का अधिनियम ये लाया गया था। तत्कालीन समय में समेकित, संशोधित और परिभाषित क्यों किया जाना जरूरी था? 1872 ये सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जस्ट बाद आ रहा है। उस समय 1858 में प्रथम भारत सरकार अधिनियम ये आया, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम पहली बार 1858 में आया। इंग्लैंड के सम्राट, भारत के सम्राट पहली बार 1858 में बने। उससे पहले भारत का शासन व्यापारियों के द्वारा चलाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के शासन को चला रही थी।
और जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन को चला रही थी तो व्यापारी व्यापार में कुशल होते हैं, वकील कानूनों की व्याख्या में कुशल होंगे, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में खाली आईएसआई ऐसा बना जिसके बारे में सुपरमैन की कल्पना की गई है। वो दुनिया का सब काम कर लेता है, बाकी पूरी दुनिया में आईएएस को छोड़कर कोई ऐसा आदमी नहीं जो सब कामों में कुशल मान लिया गया हो। यही ये बेवकूफी है कि यहाँ एक आईएएस नाम का जंतु पैदा किया गया है जिसके बारे में ये कल्पना कर ली गई कि वो सेना का संचालन भी कर सकता है, वो वकीलों का संचालन भी कर सकता है, वो शिक्षकों को ये भी बता सकता है कि पढ़ाया कैसे जाए। सबके अधिकारी आईएएस हैं, बाकी दुनिया में कोई आईएएस नाम के जंतु के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो सारे काम कर सके। खाली हिंदुस्तान में आईएएस एक नाम का ऐसा ठीक है व्यक्ति बनाया गया, ऐसा सिलेक्शन दिया गया, वो दुनिया के सारे काम कर सकता है। डिफेंस सेक्रेटरी बोले आईएएस, एजुकेशन सेक्रेटरी बोले आईएएस, लॉ सेक्रेटरी बोले आईएएस। जिसे कानून की एबीसीडी नहीं आती वो लॉ का सेक्रेटरी है, वो बैठक ले रहा है। उनकी जिन्हें कानून को प्रशासित करना है, ठीक है, जिसे ये नहीं मालूम कि फ्रंट पर क्या होता है, वो सीमा की सुरक्षा कैसे हो, इस विषय पर ज्ञान दे रहा है किन्हें, उन कमांडर्स को, ठीक है, जो सीधे सीधे वहां लड़ेंगे, ठीक है। तो हिंदुस्तान की बात न करें, यहां तो अजीब ही सिस्टम है, लेकिन फिर बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता जिसे सब कुछ आता हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी है, ठीक है, और व्यापारियों की कंपनी होने के कारण से वे व्यापार में कुशल थे, लेकिन सत्ता संचालन, राज्य का संचालन, राज व्यवस्था, ये उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जहां तक विस्तृत था, उस सारे क्षेत्र में जो विवाद होते थे उन विवादों का न्याय निर्णय, ठीक है, कुछ तथ्यों की स्थापना होने पर ही यह हो सकता था, उसके बिना कैसे हो जाएगा। भाई अगर दो लोगों में झगड़ा है एक मकान को लेकर, एक कहता है ये मकान मेरा है, एक कहता है ये मकान मेरा है, मकान स्वयं बताता नहीं कि वो किसका है, ठीक है, तो आखिर एक समस्या है। इस समस्या का समाधान आखिर कैसे किया जाए, ठीक है। एक तरीका यह भी हो सकता है कि दोनों में से जो कसम खा जाए कि ये मकान मेरा है, उसी का ये मकान हो जाएगा। कसम भी फिर कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है, या फिर ये कि अन्य लोग आए वो ये बताएं कि इस मकान का वर्षों से उस प्रकार उपभोग, जिस प्रकार मकान का उपभोग एक स्वामी करता है, उस प्रकार से उपभोग कौन करता रहे। लेकिन ये भी मकान के स्वामित्व का निश्चय साक्ष्य नहीं हो सकता वो लाइसेंसी हो सकता वो किराएदार हो, ठीक है, यानी दोनों तरफ साक्ष्य लेना पड़ेगा, तभी इस बात के फैसले हो सकते हैं। तो इस संबंध में 1858 से पूर्व विभिन्न जगहों पर अलग अलग नियम ये चल रहे थे। जैसे दंड विधि के क्षेत्रों में मुस्लिम लॉ ये चल रहा था, और मुस्लिम लॉ कहता था अगर एक तथ्य एक पुरुष कह रहा है, यानी एक पुरुष ये कह रहा है ये मकान मिस्टर ए का है, और दूसरी ओर एक महिला मुस्लिम वो ये कह रही है या कोई महिला है ये मकान बी का है, तो वो मकान ए का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुष ऐसा कह रहा है। अब ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ये प्रचलन में था दंड विधि के क्षेत्रों में, ये ठीक नहीं है। हां, दो महिलाएं कहने लगे तब पुरुष की बात बराबर हो जाएगी, एक पुरुष की गवाही इज इक्वल टू दो महिलाओं की गवाही। इस प्रकार के नियम प्रचलन में थे। तो साक्ष्य से संबंधित विधि में बड़ी अस्पष्टता, बड़ी अतार्किकता और ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित किया। उस समय ये
समुचित रहा कि साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित किया जाए। पूरे देश में साक्ष्य से संबंधित एक जैसी विधि ये प्रचलन में आए, ये आवश्यक समझा गया। इसलिए तत्कालीन समय में साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित एक जैसा किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी वैसा ही नियम रहे, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी में भी वैसा ही नियम रहे, मद्रास की प्रेसिडेंसी में भी वैसा ही नियम रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है, सब जगह साक्ष्य से संबंधित नियम एक जैसे रहे। इसलिए समय के ठीक है, फिर संशोधित करना जरूरी है। ठीक है, पहले लोगों को अपनी सत्यता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा जैसे, ठीक है, टेस्टों से गुजरना पड़ता था। ठीक है, और अग्नि परीक्षा ये तो बेवकूफी का कंसेप्ट है भाई। जो अलौकिक व्यक्तित्व है वे अग्नि परीक्षा में, ठीक है, जो सांसारिक व्यक्तित्व नहीं है वे अग्नि परीक्षा भले ही पास कर ले, सांसारिक आदमी तो अग्नि परीक्षा पास ही नहीं कर सकता, वो तो मरेगा ही। ठीक है ना, तो समेकित संशोधित किया जाना जरूरी है साक्ष्य से संबंधित नियमों को। एक पुरुष की गवाही इक्वल टू दो महिलाओं की गवाही, इस जैसे नियमों को खत्म किया जाना जरूरी है। इसे समेकित, संशोधित और परिभाषित, डिफाइंड किया जाना जरूरी है। निश्चय साक्ष्य क्या है, विवादित तथ्य क्या है, सुसंगत तथ्य क्या है, इस सबको प्राथमिक साक्ष्य क्या है, द्वितीयक साक्ष्य क्या है, सबूत का भार ये क्या चीज होती है, विबंध क्या है, इस सबको परिभाषित करना जरूरी। तो तत्कालीन समय में क्या पारित किया था? समेकित, संशोधित और परिभाषित करने के लिए नियम। जो पिछला एक्ट था उसकी प्रियम्बल क्या कहती थी? समेकित, संशोधित और परिभाषित करने के लिए थी। अब जो प्रियम्बल आई है 1872 से 2024 तक, लगभग आपका 150-200 वर्ष का समय बीत गया। इन 150-200 वर्षों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, ठीक है, और प्रौद्योगिकी प्रगति हुई है, और उन तथ्यों को साबित किया जाना जिनके आधार पर पक्षकारों के अधिकारों की स्थापना हो सकती है, यह अधिक आसान हुआ है। और वो अधिनियम अगर प्रचलन में रहता तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि उस अधिनियम में उसे साक्ष्य की मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए उस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का आपराधिक न्याय प्रशासन और सिविल न्याय प्रशासन, यानी कुल मिलाकर कहें तो न्याय प्रशासन, इसमें हमें लाभ नहीं मिल पा रहा था। और अगर वैज्ञानिक प्रगति हुई है तो उस वैज्ञानिक प्रगति का लाभ जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए। उस वैज्ञानिक प्रगति का लाभ आपको सिर्फ आराम के साधन जुटाने में, इसी में क्यों मिले? उस वैज्ञानिक प्रगति को आखिर मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल ये क्यों किया जाए? आप टिकटॉक पर बुरे बुरे से मुंह बनाकर अपलोड करते रहो रील, ठीक है, इससे ज्यादा आवश्यक है कि उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से उन लोगों को दायित्व के अधीन लाया जाए जो लोग दायित्व के अधीन होने चाहिए, तब समाज का रेगुलराइजेशन ये ज्यादा अच्छा होगा। आप, ठीक है, मनोरंजन के लिए ही उस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करो, ये कहां तक उचित है? और कानून की दुनिया में तब तक कुछ भी संभव नहीं जब तक अधिकृत तौर पर, ठीक है, किसी बात का किया जाना विधान के माध्यम से ये विधायिका सुनिश्चित न कर दे, इसलिए नवीन अधिनियम लाना पड़ा है। लेकिन नवीन अधिनियम लाने से यह नहीं तय हो जाता कि पुराना सब कुछ खराब है। पुराने से आगे की ओर चलते हैं,
पुराने में जो कुछ गैर जरूरी है उसे छोड़ देंगे, लेकिन जो जरूरी है उसे तो लेंगे। और जो नया है वो पुराने पर खड़ा होगा, इसलिए पुराना आना चाहिए तभी नया आएगा। पुराना नहीं आता, नया भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नया पुराने पर आधारित है, जो गैर जरूरी था। जैसे पहले साबित, नासाबित और साबित नहीं हुआ, ये तीन बातें थी। अब केवल उन्होंने कहा नासाबित ये बताएंगे, बस डेफिनेशन क्लास में आप देखेंगे अभी। ठीक है, तो साबित, साबित नहीं हुआ और नासाबित ये सब कुछ नहीं है। नासाबित, अरे भाई चीजें नासाबित हो गई, ठीक है, चीजें अगर नासाबित हुई हैं तो वे अधिकार और दायित्व तो पैदा नहीं होंगे। नासाबित नहीं हुई तो ठीक है, वे तो साबित ही है, विस्मृता होती है ना चीज। तो जो चीज अनावश्यक है उसे छोड़ देंगे। 150-200 वर्षों के अनुभव ने जिन चीजों को अनावश्यक सिद्ध किया है उनको छोड़ना श्रेयस्कर है। ठीक है, और 150-200 वर्षों की प्रगति ने जिन चीजों को शामिल किया जाना इसको जरूरी बनाया है उसको शामिल करेंगे। तो नया नियम आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए समुचित न्याय प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नया अधिनियम लिया है। पिछला अधिनियम उसकी उद्देशिका क्या कह रही थी? उसकी उद्देशिका कहती थी समेकित, संशोधित और परिभाषित, इसे करने के लिए अधिनियम। अब की उद्देशिका देखें क्या कहता है? निष्पक्ष विचारण के लिए, साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। पहली चीज यह है, नया अधिनियम का एक लीला है निष्पक्ष विचारण, इंपार्शियल ट्रायल। उस समय काहे के लिए लाए थे? साक्ष्य से संबंधित विधि को समेकित, संशोधित और परिभाषित। जब हम चीजों की शुरुआत करते हैं, हालांकि आप कहेंगे तब क्या पक्षपाती विचारणों को सुनिश्चित करने के लिए, समेकित, संशोधित और परिभाषित करने के लिए उस समय भी निष्पक्ष विचारण प्रयोजन था, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है इस पर देखेंगे। जोर कहां पर है? ये जो जोर है यही प्रगति को दर्शाता है। जो प्रगति है वो इन्हीं शब्दों के प्रयोग से दर्शित होती है। उस समय जब हमने शुरुआत की थी, ठीक है, जो हमने शुरुआत की थी तो हमारे सामने लक्ष्य क्या था? तब हमारे सामने लक्ष्य था कि कैसे भी इस विधि को समेकित तो करें। अभी तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है, कहीं पर सेकेंडरी एविडेंस प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा तभी ग्राह्य होगा, और कहीं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में से जो चाहो सो दे दो। ठीक है, कहीं पर संस्वीकृति का साक्ष्य पुलिस के समक्ष अग्राह्य है तो कहीं पर संस्वीकृति का साक्ष्य पुलिस के समक्ष भी ग्राह्य है। अरे समेकन तो आए, एक जैसा तो बने मामला। मिनिमम, शुरुआत मिनिमम से होती है। ठीक है, मैक्सिमम की ओर हम बढ़ते हैं और इसी प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। ठीक है, जब हम मिनिमम से मैक्सिमम की ओर चलते हैं तो तब लक्ष्य हमारा क्या था? समेकित, संशोधन। ये जो अग्नि परीक्षा जैसे नियम आपने बना रखे हैं, एक पुरुष की गवाही इक्वल टू 2 महिलाओं की गवाही, इस ढंग के जो नियम बना रखे हैं आपने, इन्हें संशोधित तो करें। संस्वीकृति, कब संस्वीकृति मानी जाएगी, कब नहीं मानी जाएगी, प्रत्यक्ष साक्ष्य क्या होता है, इसको परिभाषित तो करें। वहां से हम शुरुआत कर रहे थे, इसलिए वहां लक्ष्य क्या था? समेकन, संशोधन और परिभाषा। टू कंसोलिडेट, टू अमेंड, टू डिफाइन। ठीक है, इट इज एक्सपीडियंट। उस समय वो समीचीन था। समीचीन मीनिंग द बाय समयोचित, उस समय वो समयोचित था। अब 200 वर्ष बीत गए,
अब तो हमें निष्पक्ष विचारण की ओर सोचना चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष विचारण उस समय भी लक्ष्य था, लेकिन अब निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए तो डेफिनेटली जितने साक्ष्य को हम पहले मान्यता दे रहे थे उससे ज्यादा साक्ष्य को मान्यता देंगे। इस निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के जो कुछ जरूरी होगा वो सब अब लेंगे। ठीक है, और वो सब लेने में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए वो सब शामिल किए जाएंगे। जैसे एक शब्द आएगा अभी, पहले जो सेकेंडरी एविडेंस था, तो पहले जो सेकेंडरी एविडेंस था वो क्या कहता था, धारा 63 वहां परिभाषित था। और धारा 63 परिभाषा क्या करती सेकेंडरी एविडेंस की? कहती थी जो मूल से बनाई गई प्रतियां हैं या मूल से तुलना की गई प्रतिलिपियां हैं या ऐसे, ठीक है, ऐसी यांत्रिक पद्धति से बनाई गई प्रतियां जो यांत्रिक पद्धति उन प्रतियों की सत्यता को स्वयं सुनिश्चित करती है, या ऐसे दस्तावेजों के प्रतिलेख जिन्हें पक्षकारों ने निष्पादित नहीं किया है, सर्टिफाइड कॉपीज, और किसी डॉक्यूमेंट इसका निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंट के संबंध में दिया गया मौखिक वृत्तांत, ये सब कुछ सेकेंडरी एविडेंस में था। अब हम लोग जब एविडेंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब तो है ही, ये सब तो आज भी है सेकेंडरी एविडेंस, घटाया नहीं बढ़ाया है। अब उन्होंने क्या कहा, का मूल अभिलेख की मैचिंग की हैश वैल्यू, ये नया शब्द लाया, हैश वैल्यू, द्वितीयक साक्ष्य के रूप में, साक्ष्य के सबूत के रूप में ग्राह्य होगी। ठीक है, हैश वैल्यू। अब ये हैश वैल्यू, ये शब्द कंप्यूटर की दुनिया का शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी चीज को लिखते हैं तो कोडिंग करके लिखते हैं। ठीक है, उस कोडिंग को हर कोई पढ़ भी नहीं सकता, उस कोडिंग को डिकोड करने वाले लोग। और आज जो आतंकवादी संगठन है, आज जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो इसी ढंग से अपराधों के जो सबूत होते हैं, ठीक है, उनको संरक्षित रखते हैं, या उनके द्वारा जो अपराध किया गया है उसका सबूत पाने के लिए हमें इस हैश वैल्यू, ठीक है, इसको द्वितीयक साक्ष्य की मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि प्राथमिक तो वही है जो रखा है सामने। और प्राथमिक तो न जज साहब को समझ में आएगा न वकील साहब को समझ में आएगा। भाई जज साहब कानून के व्याख्याकार हैं, वो कानून की व्याख्या समुचित कर सकते हैं। वकील साहब कानून के व्याख्याकार हैं, जो तो आईएसआई है, जो सब काम कर सकते हैं। भगवान के बाद आईएएस, वो सब काम कर सकता है। एक भगवान सब काम कर सकता है, आईएएस भी सब काम कर सकता है। वो चुनाव भी करा सकता है, वो पढ़ा भी सकता है, वो वकीलों की मीटिंग भी ले सकता है, वो सैन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे, वो सब जानता है। खाली आईएएस ही भगवान और आईएएस, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, जो सब काम करे। तो जज साहब कानून के व्याख्याकार हो सकते हैं। ये हैश वैल्यू, ठीक है, ये उन्हें कैसे समझ में आएगी? तो इसे सेकेंडरी एविडेंस, और प्राइमरी वही है। ठीक है, तो प्राइमरी समझ में आएगा नहीं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसे हम डिस्कार्ड कर दें। और उसे डिस्कार्ड करते ही जो एविडेंस हमारे पास बचता है वो सर्वोत्कृष्ट किस्म का एविडेंस हो, ये नहीं कह सकते, या उससे बेहतर एविडेंस हमारे पास है, लेकिन वो हमारे एविडेंस एक्ट उसे मान्यता ही नहीं दे रहा। ठीक है, प्राथमिक समझ में नहीं आ रहा, और द्वितीयक उसका प्रस्तुत नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयक परिभाषित है। द्वितीयक परिभाषित है और उस परिभाषा के अंतर्गत वो आता नहीं।
और 63 क्या करी कि दस्तावेजों का साक्ष्य या तो प्राथमिक साक्ष्य से, भाई दस्तावेजों के अंतर वस्तु ये कैसे साबित करेंगे, या तो प्राथमिक साक्ष्य से या द्वितीयक साक्ष्य से। ठीक है, सेक्शन 63 जो पुराना है वो कह क्या रहा है, वो तो कहता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य से साबित करिए या द्वितीयक साक्ष्य से। प्राथमिक समझ में नहीं आ रहा, और द्वितीयक आपने, ठीक है, कहां उसमें, ठीक है, ये तो 63 में कहा, 64 में कहा, हाँ 63 में कहा, 64 में शायद द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा है यही तो है, और 65 में द्वितीयक साक्ष्य कब कब दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने द्वितीयक साक्ष्य को परिभाषित करके रख दिया, उसमें हैश वैल्यू है नहीं, दे कैसे, अब ग्राह्य कैसे होगा, तो निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा। इन 150-200 वर्षों में जो हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लाभ यह हमें मिल ही नहीं रहा। तो नया अधिनियम आपको परेशान करने के लिए नहीं लाया गया, जिससे हमने सुना ला टीचर, ला स्टूडेंट, वकील, जज, वो कहने लो अब तो नया आ गया, तो वो कोई आपको दुखी करने के लिए नहीं लाया गया। ठीक है, और कानून आपके इसलिए भी नहीं बना कि आप सेलेक्ट हो जाओ, कानून इसलिए भी नहीं बना कि आप नंबर ले आओ, कानून तो समाज को रेगुलराइज करने के लिए बना है, और रेगुलराइज जो आपका समाज का रेगुलराइजेशन है वो इस कानून के माध्यम से बेहतर हो सकता है, इसलिए मूल को छोड़े बिना, ठीक है, नवीन को समाहित करना, यही इस कानून का उद्देश्य है, और ये चीज उद्देशिका में भली भांति परिलक्षित हो रही है। पहला ही उसने कहा निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों, यानी मीनिंग दरबाई, अब साधारण नियम उसने शब्द कहा, उसने कहा कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियम, मीनिंग दरबाई ये एक्सक्लूसिव एविडेंस एक्ट नहीं है, ये साधारण नियमों का प्रतिपादन कर रहा है। जनरली जिन नियमों का पालन किया जाएगा, सामान्य तौर पर अगर एक्सक्लूसिवली, ठीक है, दुनिया में कहीं कोई विकास हुआ, ठीक है, तो कोई आगे फर्दर कोई ऐसी चीज आई जिसे साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जानी ज्यादा जरूरी हो, ठीक है, जैसे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष, ठीक है, कैसा साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्री और ओरल, मोटे तौर पर तो ऐसा ही है। और डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, जब किसी चीज को शब्दों, प्रतीकों, अंकों, चिन्हों के रूप में किसी पदार्थ पर अंकित कर देते हैं तो उसे दस्तावेज कहते हैं, उस पदार्थ को, यही तो दस्तावेज की परिभाषा है। चाकू पर खून लगा है, उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, उसे भी सबूत मानते हैं, तो वो दस्तावेजी साक्ष्य है या फिर, ठीक है, मौखिक, न तो खून का लगा होना अक्षर है, ना प्रतीक है, ना अंक है, ना चिन्ह है, ठीक है, फिर भी खून का लगा होना संकेत देता है, ठीक है, कि इस चाकू से हत्या हो सकती है। कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, चाकू पर खून है, अरे भाई ये उंगली कट गई हो तो भी तो खून है, ठीक है, लेकिन हां एक बल जरूर इस बात को मिलता है कि इसका उपयोग हत्या में हो सकता है। अन्य एविडेंसेस हो तो दिक्कत आ जाएगी उस व्यक्ति को जो कहता है हमने हत्या नहीं की, ठीक है ना। तो साधारण नियमों का प्रतिपादन करता है, ये एक्सक्लूसिव निश्चेषी अधिनियम नहीं है, साधारण नियमों का प्रतिपादन कर रहा है, ठीक है ना। हमें एक एक उद्देशिका महत्वपूर्ण होती है और आपसे एग्जामों में खूब पूछी जाती है, अब तक तो खूब पूछी गई है, तो आगे भी पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो क्यों बना, निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने, ठीक है, तथा उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम, साधारण नियमों का, यानी एक्सक्लूसिव, इस अधिनियम में जो कुछ आ गया केवल वही साक्ष्य माना जाएगा, यह स्थिति नहीं है, ठीक है। आगे अगर कुछ आएगा वो भी साक्ष्य माना जा सकता है, अगर उसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने की
शक्ति और क्षमता होगी, जिस प्रभाव को, ठीक है, जिस प्रभाव का उत्पन्न होना पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को निश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाएगा। अगर कोई ऐसे तथ्य या कोई ऐसी चीज कालांतर में अस्तित्व में आ जाएगी जो इस काम को सुविधापूर्वक कर पाएगी, तो उसे भी साक्ष्य की मान्यता दी जा सकेगी, क्योंकि कहता है कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को और सिद्धांतों को समेकित करने के लिए और उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम। पहले क्या था? समेकित, संशोधित और परिभाषित। अब निष्पक्ष विचारण को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, जो उपबंध है उनको समेकित और उनका उपबंध करने के लिए अधिनियम पारित किया गया। और कब? भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। और ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, उद्देश्य और कारणों का कथन, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी भी अधिनियम की व्याख्या चलती है तो लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन में इसका बड़ा महत्व होता है, ठीक है, कि अधिनियम क्यों पारित किया गया, ठीक है, उद्देश्य और कारणों का कथन, किस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं इस अधिनियम के माध्यम से, उसका बड़ा महत्व होता है। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमने काहे पारित किया? इसलिए एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो, इसलिए ना पारित किया। निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं थी, इस वजह से नुकसान होता था। इस वजह से भगत सिंह 121 के दोषी न होते हुए भी फांसी पर चढ़ा दिए गए, क्योंकि तत्कालीन शासक ये चाहते थे कि भगत सिंह को एट एनी कास्ट फांसी दीजिए, इसलिए वो फांसी चढ़ गए। जबकि 121 का एक भी इंग्रेडिएंट उनके मामले में संतुष्ट नहीं होता। ये हम लोगों ने जब आईपीसी पढ़ी तो देखा था, एक भी इंग्रेडिएंट। और 121 आईपीसी के मुताबिक ही उन्हें फांसी मिली थी, क्योंकि आईपीसी तो 1860 में आ गई थी और फांसी भगत सिंह को 1930-31 वहां कहीं पर हुई है। हम हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं, इसलिए नहीं बता सकते कि उन्हें फांसी कब हुई, लेकिन इसी के आसपास हुई है और इसी आईपीसी के मुताबिक हुई, इसी एविडेंस के मुताबिक, यानी इससे पूर्व जो था, उसी सीआरपीसी के मुताबिक जो इससे पूर्व थी। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं थी। अब यह उद्देश्य और कारण है संविधान के अस्तित्व में आने का, कि निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो ताकि भगत सिंह जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। यह कारण है। इस उद्देश्य और कारणों को ध्यान में रखेंगे, फिर व्याख्या करेंगे किसकी? आर्टिकल 124 पर, जहां क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। लिखा तो सिर्फ इतना ही है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। अब इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक, मुख्य न्यायाधीश बताएंगे इन्हें नियुक्त कर दो, आप उन्हें नियुक्त कर दो। जैसे सामान्य जीवन में हमने कहा कि वो जो कहेंगे भैया वो हम कर देंगे, यानी सारी जिम्मेदारी हमने उन पर रख दी, वो जो बताएंगे वो हम कर देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सही ही बताएंगे। इसका एक अर्थ यह हो सकता है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त कर देंगे, ठीक है, जिसे मुख्य न्यायाधीश कहेंगे। तो फिर ये क्यों नहीं लिख दिया कि मुख्य न्यायाधीश जो कहेंगे वही राष्ट्रपति कर देंगे? ये भी नहीं लिखा। इसका मतलब कुछ है, इसका मतलब, ठीक है, एक इसकी व्याख्या यह हो सकती है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के बताए गए व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जब तक कि उसको नियुक्त करना इतना गलत ना हो कि वो निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना का जो उद्देश्य है उसी को खत्म कर दे। यानी वो कहें कि एक चोर को नियुक्त कर दो, तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक रिश्वती को कर दो, नहीं करेंगे। लेकिन जब तक वो एक ठीक आदमी के लिए कह रहे हैं तो ठीक है। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से पूछेंगे न्यायाधीश नियुक्त करने से पूर्व, मर्जी उन्हीं की है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ठीक है, यानी परामर्श करेंगे, लेकिन परामर्श मानने के लिए बाध्य है ये जरूरी नहीं है। ये दो अर्थान्वयन इस लाइन के हो सकते हैं, कौन सा स्वीकार किया जाए? दोनों तरफ बराबर के तर्क हैं।
तब उद्देश्य एवं कारणों को देखा जाएगा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इनेक्टेड, संविधान बना क्यों? संविधान इसलिए बना निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना हो। तो यह उद्देश्य कब ज्यादा पूरा होगा? तब ज्यादा पूरा होगा जब इस अर्थान्वयन को स्वीकार किया जाए कि चीफ जस्टिस, क्योंकि राष्ट्रपति अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल आदमी होते हैं और वे ठीक ऐसे लोगों की जानकारी से मुख्य न्यायाधीश की तुलना में कम जानकार होते हैं जो कानून का अर्थान्वयन बेहतर कर सके। तो यही अर्थान्वयन लिया जाना ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा ठीक है जिसका परामर्श दिया गया उसी को न्यायाधीश नियुक्त करिए, जब तक कि उसकी नियुक्ति ऐसी ना हो जाए कि वह निष्पक्ष न्यायपालिका के उद्देश्य की स्थापना के उद्देश्य को ही खत्म कर दे, तब तक उन्हीं की बात मान लीजिए। और यही किस्म का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो निर्णय है वो इसी प्रकार का है, ठीक है ना। तो उद्देश्य एवं कारणों का कथन ये इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो बात की वो एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन क्या है साक्ष्य का, ठीक है, या साक्ष्य अधिनियम का इंट्रोडक्शन क्या चीज हो सकती है, और प्रियम्बल, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड रीजन इसकी चर्चा और प्रॉपर एविडेंस एक्ट की चर्चा कि हम लोग कल से शुरू करेंगे।